हफ्ते की मजबूत शुरुआत, हालांकि निफ्टी ऊपरी स्तरों से 100 पॉइंट से ज़्यादा करीब नीचे आया, लेकिन बैंक निफ्टी हल्का सा ऊपर अभी भी है। मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी खासी तेजी। बाजार को पसंद नहीं आया एचडीएफसी बैंक के नतीजे। थोड़ी ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली, शेयर 1% से ज़्यादा गिरा। बैंक का मुनाफा कम रहा, लेकिन इंटरेस्ट मार्जिन में 3 तिमाहियों की ऊंचाई। उम्मीद से बेहतर चौथी तिमाही के नतीजों से विप्रो में जो शेयर 2% से ज़्यादा चढ़ा, लेकिन बाजार को पसंद नहीं आए परसिस्टेंट के नतीजे। शेयर 5% लुढ़क कर वायदा का टॉप लूजर। कच्चे तेल में गिरावट से ओएमसीज में तेजी की बहार। 4% से ज़्यादा उछलकर वायदा का टॉप गेनर बना एचपीसीएल। साथ ही बीपीसीएल और आईओसी में भी 3% की मजबूती। पीएनजीआरबी की ओर से एचपी नेटवर्क टैरिफ में 47% की कटौती से टूटा जीएसपीएल। लगा 20% का लोअर सर्किट। वहीं गेल और पेट्रोनेट पर भी दबाव। और बाजार की नजर आज रिलायंस इंडस्ट्रीज के चौथी तिमाही के नतीजों पर। करीब 13% बढ़कर 19,550 करोड़ हो सकता है मुनाफा। आय में भी 5% से ज्यादा की बढ़ोतरी संभव। ऑयल रिफाइनिंग, टेलीकॉम और रिलायंस रिटेल के अच्छे प्रदर्शन से इस तिमाही में रिकॉर्ड एबिटा का अनुमान। तो चलिए, प्रकाश गाबा.com के प्रकाश गाबा जी, अच्छा माफ़ कीजिएगा, सर्वेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं और सर्वेंद्र जी से हम लेंगे आपके सवालों के जवाब। लेकिन सबसे पहले एक बार मार्केट पर नज़र डालते हैं। तो जैसे हम लोगों ने हेडलाइन बताया कि 100 पॉइंट के लगभग अभी भी निफ्टी मजबूत है और मिड कैप में लगभग 300 पॉइंट की तेज़ी है। बैंक निफ्टी अब 50-60 पॉइंट ही रह गया यहाँ पे। हालांकि एडवांस डिक्लाइन बहुत अच्छा है क्योंकि मिड कैप में मजबूती देखने को मिल रही है। सर्वेंद्र जी, स्वागत है आपका। ये बताइए कि पिछले हफ्ते काफ़ी उतार चढ़ाव रहा, हफ्ते की शुरुआत तो आज अच्छी हो रही है। क्या व्यू है आपका मार्केट पे? देखिए, बहुत नमस्कार आपको नीरज जी, पूरी टीम को और सारे दर्शकों को। देखिए, गए हफ्ते का जो बार था, जो वीकली क्लोजिंग बार था, वो तो देखिए काफी रेड एक कैंडल बना है और वो पिछले 3-4 हफ्तों के क्लोजर को खा गया। तो डेफिनेटली एक रेड फ्लैग, एक अलर्ट आपको डेफिनेटली यहाँ पे पब्लिक सबको हो जाना चाहिए। और थॉट यही है कि जो हमने पिछले शोज में ही बोला कि 22,650, 22,600-700 के लेवल्स जो हैं बड़े क्रिटिकल, उनके ऊपर बहुत ज्यादा बंद कर नहीं पाया है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा जा नहीं पाया। एक दिन गया था बट वो उसके बाद तुरंत नीचे। और अब ये जो बेरिश गैप बन गया है डेली चार्ट्स में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे, आई थिंक वो 22,600 के आसपास वो जो एरिया है, जो पहले एक रेजिस्टेंस भी था और अब वहां पे एक गैप भी आ गया है बेरिश, आई थिंक उन दोनों का जो समीकरण बनेगा वो उन एरियाज के आसपास काफी प्रेशर रहेगा बाजार को। अगर गया तो मानना यही है फिलहाल कि भाई जब तक 22,600 22,650 वाले लेवल्स, वो गैप्स नहीं भर के डिसाइसिव ब्रेकआउट नहीं होता ऊपर में, तब तक निफ्टी के लिए ऊपर की राह थोड़ी कठिन है। सेम वे बैंक निफ्टी के लिए भी आई थिंक 48,548 और 39,000 49,000 के आसपास वो कहीं वो गैप है। तो आई थिंक वो 500 पॉइंट का गैप एरिया भी बैंक निफ्टी के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर पॉइंट का काम करेगा। तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा ऊपर के नहीं है, उछालों में बेचने की ही राय है। और थॉट यही है जो पहले से चल रहा है साल के स्टार्ट से कि 20,000 20,100 ये स्तर निफ्टी कहीं नेक्स्ट 3 से 6 महीने में छू सकता है। ओके, तो ये है राय ब्रॉडर मार्केट पे। और बहुत सारे स्टॉक्स में नतीजे या उसके पहले या अलग अलग खबरों के चलते तेज़ी है, लेकिन एक सेक्टर है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का। सर्वेंद्र जी, बहुत तेज़ी है इसमें लगातार। क्रूड नीचे आया नहीं कि सब भागना सरपट चालू। एचपीसीएल पे आपकी राय बताइए, लगभग 500 टच कर रहा है। देखिए, स्टॉक तो लॉन्ग टर्म में सारे अच्छे हैं और हमको बहुत नीचे के स्तरों से हमेशा पसंद रहे, अब काफी चल चुके हैं। तो क्रूड में देखिए, हमारी जो डिस्कशन लास्ट 18 महीनों में चल रही है कि 70 से 95 वाली जो रेंज है, 3 राउंड हो चुके हैं। तीनों राउंड हमने आपके चैनल पे अपडेट भी किया कि भाई नीचे लीजिए, 95-100 तक के टारगेट्स आते हैं। बड़ा क्वेश्चन ये है कि भाई 100 का ब्रेकआउट होगा कि नहीं। अगर वो हुआ तो फिर यहाँ प्रेशर्स रहेंगे, नहीं तो आई थिंक ऑलरेडी क्रूड 87-88 तक जाके आया था, तो इन लोगों ने उसको पचा लिया है कहीं ना कहीं। और अब सबको मालूम है कि इलेक्शंस भी कहीं वोटिंग शुरू हो गई है, तो इलेक्शंस भी खत्म हो जाएंगे, तो वो जो रेट हाइक का साइकिल है पॉसिबली जो अभी तक थमा हुआ वो आएगा, तो इनको फायदे तो मिलेंगे। तो आई थिंक मीडियम टू लॉन्ग टर्म कोई चिंता की बात नहीं है, बट शॉर्ट टर्म में आई थिंक ओवरबॉट है। तो स्टॉक्स तो सारे अच्छे हैं लॉन्ग टर्म में, बट शॉर्ट टर्म में थोड़ा ओवरबॉट है मेरे हिसाब से। ओके, शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा ओवरबॉट है ओएमसीज। चलिए सवाल लेना शुरू करते हैं। जितेंद्र मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार। बताओ जी सर। Sir, I'm holding Deep Industries for almost 5 years. I'm holding it at the rate of 182, 180, 182. I'm holding to 2,000 shares.
Should I buy more at this time or should I hold it or sell? ओके सर्वेन जी, दीप में बताइए 182 पे होल्ड करके रखा है, बेच दें क्या अभी या और जोड़ लें? देखिए मेरे सेटअप पे जो डेटा इसका दिख रहा है वो तकरीबन 4 साल का ही दिख रहा है, 4 साल के कैंडल दिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये 5 साल होल्ड बोल रहे हैं, मेरे ख्याल से आई थिंक कुछ कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट के बाद इनको मिला है तो मुझे नहीं मालूम, बट मेरे सेटअप पे 4 साल के डेटा दिखा रहे हैं। उन सेटअप्स में आई थिंक जैसे मैंने बोला उस दायरे में आई थिंक लॉन्ग टर्म में काफी ओवरबॉट है यहाँ पे। तो मेरी राय तो इनको ये रहेगी कि आधा मुनाफा मान ले, आधा फ्री हो जाएगा। थोड़ा ड्राई पाउडर रखें, इस साल में इनको मौके मिलेंगे यहाँ लेने के लिए, और इसी बहाने ड्राई पाउडर रखेंगे तो कोई और नए स्टॉक्स में भी एंट्री होगी, पोर्टफोलियो थोड़ा डाइवर्सिफाई होगा, थोड़ा बढ़ेगा, तो मौके कमाने के और इनके पास बढ़ेंगे। एक ही स्टॉक में जो है ना पड़े रहें, थोड़ा सा पैसा निकाल के रखें और बाद में कहीं और दूसरा कोई अच्छा स्टॉक नीचे में ले। ओके, आधा बेचने की ज़रूरत है और बाकी कैश में ही मौका मिलेगा आपको। अगला सवाल लेते हैं, हमारे साथ सुरेश जुड़ रहे हैं अलीगढ़ से। सुरेश त्रिवेदी जी, सुरेश जी नमस्कार, पूछिए सवाल। Sir, I am holding 200 shares of Jubilant Food at the rate of 450 ओके, for 6 month horizon. फॉर 6 मंथ होराइजन। सर्वेंद्र जी, जी 6 महीने में जुबिलेंट फूड क्या कमाल कर सकता है? तो बहुत इनका शुक्रिया, काम आसान होता है, क्लैरिटी रहती है। तो 3 से 6 महीने के हिसाब से अगर पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि लास्ट 12-18 महीने की लोएस्ट रेंज पे, लोएस्ट रिवॉर्ड एरिया में कामकाज कर रहा है। आई थिंक 400-420 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स रहे हैं लास्ट 12-18 महीनों में, और ऊपर में जब जाता है तो तकरीबन 580-600 जाता है। तो अपनी रिस्क रिवॉर्ड रेंज के लोअर एंड पे है। मेरे हिसाब से 400 रुपए के नीचे एक स्टॉप लॉस बना के अगर बने रहते हैं तो 6 महीने में तकरीबन 70-80 पॉइंट यहाँ इनको एटलीस्ट मिनिमम बन सकते हैं। तो मुझे लगता है 520-530 के टारगेट्स, और अगर पूरा रेंज के ऊपर गया 9-12 महीनों में तो 600 तक भी जा सकता है। बनस्पत 400 को होल्ड करे तो 400 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है, ये जरूर ध्यान रखें शॉर्ट टर्म। सुरेश जी, थोड़ा डीप है, स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, लेकिन चलेगा लग रहा है सुरेश जी? नहीं, इसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। देखिए 35-36 रुपए का स्टॉप लॉस है और आप तकरीबन 200 रुपए तकरीबन 170 रुपए कमाने की बात कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड है वैसे यहाँ पे अगर देखा जाए। ओके, चलिए अगला सवाल लेते हैं। हमारे साथ कल्पना चेन्नई से जुड़ रही हैं। कल्पना जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर जी। मेरा सवाल है सौराष्ट्र सीमेंट, जो मैंने 80 और 85 की रेट से लिया है, 1000 शेयर है मेरे पास, ओके, और लॉन्ग टर्म के लिए लिया था मैंने, लेकिन अभी एक्चुअली क्या करे वो उसके लिए पूछना है कि अभी बेच दे या फिर रखे उसको। ओके सरवेन जी, 127 चल रहा है। इन्होंने 85-80 के बीच में 1000 शेयर लिए थे। अच्छा प्रॉफिट तो है इनको, अभी रखना चाहिए या प्रॉफिट का समय है? देखिए इसमें डेटा ये दिखा रहा है मुझे फिलहाल कि कहीं इसमें कुछ 2001 के बाद डिलिस्टिंग हुई थी। डेटा सीधा इसका जो वापस अपडेट हुआ है वो तकरीबन 24 में हुआ है, तो आई थिंक ये डिलिस्ट था स्टॉक एनएससी पे, बीएससी पे रहा होगा। एनएससी के चार्ट्स में गैप दिख रहा है। थॉट यही है कि फिलहाल देखिए एक लास्ट 3-6 महीने की रेंज का ब्रेकआउट तो हुआ है, इसमें डाउट नहीं है। 125-130 के जो लेवल्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, तो आई थिंक ये एरिया इंपॉर्टेंट है। 125-130 वाला ब्रेकआउट हो जाएंगे ऐसा लग रहा है फिलहाल। तो मेरी राय ट्रेड में बने रहे, लेकिन कहीं ना कहीं इनको 119.40 पे स्टॉप लॉस भी डेली क्लोजिंग बेसिस पे रखना चाहिए मेरे हिसाब से। 119 रुपये 40 पैसे पे? जी, 119 रुपये 40 पैसे पे इनको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। कल्पना जी, 119.40 पे स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा आपको, और टारगेट क्या हो सकता है इसमें? देखिए एकदम ब्लू स्काई टेरिटरी में है और ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक इसके पहले के लास्ट जो मुझे एनएससी पे डेटा दिख रहा है, बीएससी पे मैं जाके इसको देखूंगा बाद में। आई थिंक इमीडिएट ब्रेकआउट्स में अगर आप लेके चलेंगे तो 15 से 20% की अपसाइड कहीं इनको मिल जानी चाहिए। 150 से लेके 155 तक के टारगेट्स पॉसिबली आ जाएंगे 130 का ब्रेकआउट होगा तो। ओके, तो 119.40 पे स्टॉप लॉस के साथ कल्पना जी आप इसमें रुकिए, और ऊपर के लक्ष्य हासिल हो सकते हैं इसमें। स्टॉप लॉस रीजनेबल है, 127 पे चल ही रहा है, और आपके बाइंग प्राइस से तो काफ़ी ऊपर है, प्रॉफिट में है आप। अगला सवाल अजीत सिंह परमार का, सीतापुर उत्तर प्रदेश से। अजीत सिंह जी बताइए। हेलो अजीत जी। हेलो जी सर बताइए सर सवाल। सर मेरे पास टाटा पावर के 30 शेयर हैं सर, 360 रुपए के भाव पे। तो सर ये हम जानना चाहते हैं कि क्या इसको हम 4 या 5 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं, और क्या मतलब इसमें फ्यूचर इसका क्या दिख रहा है सर, ये जानना चाहते हैं। 4-5 साल के लिए? सरवेन जी क्वेश्चन तो इजी है ये आपके लिए। जी
टाटा पावर 4-5 साल के लिए लेना रखना है और 360 पे ख़रीदा और वहाँ से अभी 100 रुपये लगभग, नहीं 100 नहीं, 60 रुपये ऊपर है, 70 रुपये। क्या करना चाहिए? देखिए 4-5 साल का जब पूछ रहे हैं तो ये भी समझ ले कि 4-5 साल का जब आप व्यू लेने बैठे तो ये भी समझ ले कि पिछले 4-5 साल में क्या हुआ है। तो 27 रुपए वाली चीज अब 428 रुपए चल रही है, 20 गुना ऑलमोस्ट, 20 पूरा नहीं हुआ है लेकिन समझ लिए 15-20 गुने के करीब ऑलरेडी चल रही है। और अब ये इसमें फिर 4 साल का और चाह रहे हैं व्यू और सब सोच रहे हैं कि और बड़े पैसे बन सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ से आपका एक लीनियर रिटर्न बन सकता है 11-12-13% की कंपाउंडिंग टाइप्स। बट अब आप यहाँ पे मल्टीबैगर इसको होने में बहुत मुझे लगता है कि मुश्किल होगी, क्योंकि ऑलरेडी अभी पिछले 4 साल में मल्टीबैगर होके आया है। ये पहला सिनेरियो। और दूसरा सिनेरियो ये कि अगर ये इतना चला हुआ है, अगर ये साइडवेज जोन में गया तो शायद नेक्स्ट 3-4 साल पैसे बड़े बने भी ना, मतलब अराउंड एफडी रिटर्न ही बने। तो मेरा थॉट तो सेकंड वाले थॉट में ही है कि इसमें नेक्स्ट 3-4 साल एफडी रिटर्न जैसे ही पैसे बनेंगे तो फिर आपको ये क्यों लेना है, आप एफडी में ही रहिए। बट इनके पास 360 के लेवल से है तो इनका बाइंग प्राइस ठीक है, तो मैं इनको बोलूंगा कि इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगा लें, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें। और मेरे हिसाब से वो 400 के नीचे कहीं एक आएगा, 394 के आसपास इनका एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसमें रहना चाहिए कि किन्हीं कारणोंवश अगर मार्केट में कुछ होता है तो ये कहीं थोड़ा पैसा बना के निकले। स्टॉक ऑलरेडी बहुत चला हुआ है, यहाँ से और उम्मीद नेक्स्ट 3-4 साल करना आउट परफॉर्मेंस की, ये थोड़ा मुश्किल है, कहना नहीं होगी। आउट परफॉर्मेंस तो नहीं होगी, न्यूट्रल परफॉर्मेंस रह सकती है नेक्स्ट 3-4 साल। अजीत जी, हेलो। जी सर, जी सर। अब भाई आपने खरीदते समय ये देखा था ये 27 रुपए से चलता चलता आया है? जी सर, देखा था। फिर भी लिया है तो कुछ सोच के लिया होगा। आप क्या करते हैं पहले ये बताइए? सर मैं टीचर हूँ। टीचर है? कहाँ, सरकारी स्कूल में? जी सर। ओके, ये तो अच्छी बात है कि साथ में साथ आप शेयर भी लेते हैं। अगर मैं पूछ सकूँ आपकी उम्र कितनी है? सर डेट ऑफ बर्थ मेरी सर 1990 है सर। 1990 है। सरवेन जी, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा आपसे कि मुझे सरवेन जी से सवाल पूछना। सरवेन जी जी 1990 की पैदाइश है भाई साहब जी। क्यों देखेंगे हम पिछले 100 साल का इतिहास मार्केट का? देखेंगे तो जिंदगी में ले ही नहीं पाएंगे। 10 रुपये वाला बजाज फाइनेंस 10,000 का हो गया, अगर मैं 10-10, 20-20 साल के चार्ट देखूंगा तो मैं नहीं ले पाऊंगा जी। इसलिए मैंने कहा अजीत जी आज के युवा हैं, आज मैंने देखा, आज मैंने लिया। अब मेरे को आप डराओ मत, आगे बताओ क्या होगा इसमें। नहीं मैं बिल्कुल, देखिए सब लोग ये बोलते हैं नीरज जी, डराने का नहीं है। देखिए सच को मुंह पे बोलो तो फिर वो कड़वा लगता है। हकीकत ये है कि भाई बहुत चला हुआ स्टॉक था ये। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इनके पैसे नहीं बनेंगे, मैंने बोला न्यूट्रल परफॉर्मेंस रह सकती है, थोड़े बहुत पैसे बन सकते हैं, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ। बट थॉट यही था कि जो चीज ऑलरेडी 15-16 गुना हुई है उसमें अब ये अगला 4 साल का जब व्यू लेंगे तो हमारा काम मुश्किल हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य खाली यही था। और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अगर रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स करते जा रहे हैं इस उम्र में तो बढ़िया बात है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं है। हम जो भी करेक्शंस या बाजार में हम घटनाएं बोलते हैं वो 6-12 महीने 2 साल के लिए हमको लगता है कि होता है। इंडिया का सबसे बड़ा बेयर मार्केट आया था 1986 to 88, वो 24 महीने का था। उसके बाद से कोई आया ही नहीं इंडिया में उतना बड़ा बेयर मार्केट। तो कहने का मतलब ये है कि भाई 12-18 महीने अगर आपको नीचे के बेसिस मिल गए, यही चीज अगर इनको वापस अगर 430 में बेच के वापस अगर ये 320 में कवर कर पाए तो कितना अच्छा रहेगा। और तो मेरा वो था इनको बोलने का, लेकिन मैंने कहा ये लॉन्ग टर्म पूछ रहे हैं तो फिर इनको क्यों ट्रेडिंग कराई जाए। बट अगर मुझसे पूछे तो ये 430 में बेच के इनको 320 में लेने को मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। 12 महीने का पेशेंस लगेगा बट मिल जाएगा इनको लेने के लिए, ऐसा मेरा फिलहाल मानना है। एज लॉन्ग एज ये अपने पिछले हाई नहीं निकालता 450 वाले। तो थॉट ये था, बट क्योंकि उन्होंने लॉन्ग टर्म अपना गोल बताया इसीलिए मैंने उनको उस गोल के तरफ कार्यरत रखा। मैंने कहा भाई इनको गोल से नहीं हिलाएंगे। ओके अजीत जी, देखिए मैंने आपकी तरफ से भी एक सवाल पूछ लिया जिससे कि आपके मन में ये न रहे कि लोग अभी आप सोच के तय करिए। लेकिन अच्छी बात है कि आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं साथ के साथ अपनी नौकरी के साथ, ये बहुत अच्छी आदत आपने रखी है। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। अगला सवाल है सुनील कुमार का, दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सुनील जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार जी सर, मेरे पास 2 शेयर है, हुआतमाकी इंडिया एंड रोटोपंप। कौन सा शेयर पहले बताओ? हुआतमाकी इंडिया। अच्छा हुआतमाकी, हाँ। और दूसरा कौन सा? रोटोपंप। हुआतमाकी मैंने लिया है 400 शेयर 277 के रेट पे। ओके, एवरेज है मेरा प्राइस ये 277। और रोटो कितने पे लिया? रोटो 49.50 के करीब। 49 रुपए पे? हाँ जी। 434 रुपए का है ये? हाँ जी, हाँ जी। तो सवाल क्या है इसमें फिर?
सवाल लगा भाई, लॉन्ग टर्म अभी इसको निकाल जाऊँ रोटो को, और आत्मा की रखूं कि नहीं रखूं लॉन्ग टर्म में? ओके, देख रहे हो सरवेन जी, पहले हुतामाकी में आओ। हुतामाकी एक पैकेजिंग कंपनी है और ये भी बढ़िया ट्रेड लिया इन्होंने, 270 पे लिया, 334 है। इसमें क्या करें? जी देखिए, मेरे हिसाब से यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के सारे से बने रहे। फिलहाल तो स्टॉक में स्ट्रेंथ है, लग रहा है कि चल रहा है, तो जब तक चल रहा है चलने दें। थॉट यही रहेगा यहाँ पे कि भाई एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो वो मुझे जो सेफ एरिया लग रहे हैं वो 200 दिन के एवरेज के आसपास, कहीं 306-7 के आसपास लग रहे हैं। तो मुझे लगता है 304-40 का इनको एक क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और यहाँ पे इनको मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। और जहां तक है रोटो पंप्स की बात, आई थिंक यहाँ पे काफी बढ़िया इनका ट्रेड रहा है, काफी इनके पैसे बने हुए हैं। यहाँ पे भी मुझे एनएससी पे डेटा थोड़ा कम दिख रहा है, बट थॉट यही रहेगा कि मेरी राय तो रहेगी कि 1/4 बेच लें, 1/3 या 1/4 बेच लें, तो बाकी सब फ्री हो जाएगा, उसको छोड़ दें। और फिर वो जो ड्राई पाउडर है वो इनको साल में कहीं आगे काम आ जाएगा, और कुछ और नया एक रोटो पंप जैसा इनको पकड़ने के लिए मौका मिलेगा तो उसको पकड़े, तो वापस पैसे इनके 10 गुने होंगे वहाँ। ओके, थोड़ा सा बेच लीजिए रोटो पंप, तो आपका एकदम फ्री हो जाएगा और फिर कोई नया मौका आएगा तो पैसे बनेंगे। रोटो पंप आपका बहुत बढ़िया ट्रेड गया है। कंपनी ने बहुत सारे ऐसे पंप बनाए हैं जो हैवी ड्यूटी ऑयल इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं रोटो पंप के। तो इंटरेस्टिंग कंपनी आपने पकड़ी, बहुत अच्छा ट्रेड था आपका। संजय तिवारी जी राजकोट से जुड़ रहे हैं। संजय जी नमस्कार। संजय सर नमस्कार। हाँ नमस्कार। नमस्कार बताओ सर, मेरे पास जो है कि IRFC के 200 शेयर हैं हाँ 25 रुपए के भाव से, और मेरा व्यू लॉन्ग टर्म है। तो मैं अभी क्या करूं, इसको रखूं कि स्टॉप लॉस लगा के कुछ रखूं कि निकाल दूं? सरवन जी, एक और मल्टी बैगर 25 पे लिया है, 150 हो गया। स्टॉप लॉस लगा के रखें या निकल लें? देखिए, बहुत डीप इन द मनी है और ऊपर से जो एक 20% की गिरावट है ये ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यूजुअली अगर हमको थोड़ा ऊपर पूछते तो हम बोलते कि भाई 20% नीचे कहीं चालू मार्केट प्राइस से आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए। तो स्टॉप लॉस के आसपास ही आ गए हैं, तो अब यहाँ से वो उचित नहीं है। टाइट अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक लगाना चाहे मेरे हिसाब से तो लगाएं 138 के नीचे, 138 के नीचे चाहे तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टाइट लगा के रखें। अन्यथा उछालों में मेरी राय रहेगी कि अगर इनको तकरीबन 170-175 के भाव मिलते हैं तो थोड़ा बुक करें, 1/3 1/4 बुक करें, तो क्या होगा, पैसे भी थोड़े हाथ में आ जाएंगे और बाकी रिमेनिंग क्वांटिटी तो बिल्कुल इनकी वैसे ऑलमोस्ट फ्री ही हो जाएगी। अगर 1/5 भी बेचते हैं तो भी सब कुछ फ्री है। तो आई थिंक 1/3 बेचें ऊपर में और वो पैसे को फिर IRFC जैसा कोई दूसरा एक बड़ा बढ़िया ट्रेड नीचे में पकड़ने की कोशिश करें। ओके, थोड़ा सा मुनाफा वसूल करें इसमें। अगला सवाल दीपक वखारिया का गांधीनगर से। बोलिए वखारिया जी। हाँ जी, मैंने SBI खरीदे हुए हैं 1250 नंग है मेरे, और मैंने लिया है एट द रेट ऑफ 534। अभी क्या करें, उसको रखे या 1000 होगा इस साल में? नहीं होगा। और ये फिर अलाउ, मुझे एक दूसरा सवाल भी करने का है अभी बताइए के बारे में। हाँ बताइए, दूसरा सवाल बताइए। टिस्को मैंने 6000 नंग लिए हैं, टाटा स्टील आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड एट द रेट ऑफ 104। उसको क्या करें, रखे या छोड़ दें? ओके, आखिरी लाइन, पहले सवाल की आखिरी लाइन ही सवाल है सरवेन जी। SBI इस साल 1000 होगा कि नहीं, और रखे तो कितने दिन तक? देखिए, इस साल टाइम हमेशा एक ग्रे एरिया रहता है। टाइम पे कभी भी एस्टिमेट्स लगाते हैं हम लोग, एस्टिमेट लगाते हैं, बट अगर मुझे पूछेंगे तो हमेशा प्रोबेबिलिटी के वाइज बोलूंगा, लेस देन 10% प्रोबेबिलिटी की इस साल में 1000 होगा। इस साल में रिमेनिंग 9 महीनों में, रिमेनिंग के जो है 5-6 महीने बाकी हैं, 8 महीने जो बाकी हैं, उनमें जो है ये 1000 होगा। ये भी मेरे लिए पॉसिबिलिटी खाली 10% मुझे लगती है, बट यस 1000 क्यों नहीं होगा, इतना बड़ा इतने पीछे तो ब्रेकआउट किया है, तो मे भी 2025-26 वाले जोन में जाके कहीं 1000 के ऊपर भी जाएगा, बट फिलहाल नहीं। तो बने रहना चाहिए इनको, कोई चिंता की बात नहीं है, लॉन्ग टर्म बने रहे, क्या दिक्कत है? जब इनका होराइजन लॉन्ग टर्म है तो डेफिनेटली आई थिंक जो बड़ा इसका हुआ है डबल टॉप का, जो इसका ब्रेकआउट हुआ है 600-650 के ऊपर, आई थिंक वो बड़ा एक क्रिटिकल ब्रेकआउट है। तो ये डीप इन द मनी है। आई थिंक इनको 600 रुपए के नीचे अगर एक लेवल मेंटली लगा के रखें कि जब तक उसके नीचे नहीं जाता है किन्हीं कारणों से, चिंता नहीं, तब चिंता की कोई बात नहीं है। और टाटा स्टील 104 वाला, उसके लिए भी दोनों क्वालिटी शेयर्स हैं, उसके लिए भी मैं यही बोलूंगा कि उसके लिए भी माइंडसेट यही लगा लें कि जो पिछला स्विंग हाई का जो ब्रेकआउट हुआ, जो 2021 यूक्रेन वॉर के पहले वाला सेकंड जो उसके बाद का हाई है, वो 137 का है। आई थिंक जब तक 137 के नीचे नहीं जाता टाटा स्टील, तब तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे भी बने रहे। तो दोनों स्टॉक में बने रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बंगलुरु चलते हैं, गुरुराज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुरुराज जी बताइए। हेलो जी।
Sir, good morning, sir. गुड मॉर्निंग. Sir, I am having that Deepak Nitrite 34 shares brought at 23.22. Okay. What do you want to? And I want to, actually I can hold for long term, sir. I want to know the view on this. ओके. सरवेन जी, दीपक नाइट्राइट लिया है गुरुराज ने. 2312 इस समय चल रहा है और 2322 पे उन्होंने लिया. लॉन्ग टर्म के लिए ये होल्ड करना चाहते हैं इसको. क्या ये सही एंट्री हुई है इनकी? पहला सवाल. दूसरा सवाल कि ये बहुत लंबे समय से इसी प्राइस के आसपास 50-75 रुपए के रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है. तो अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए है तो इनको क्या चिंता करनी चाहिए और होल्ड करके रखें ये? देखिए, टाइमिंग वाइज जो अभी पहले एक दर्शक को बोला थॉट वही है कि देखिए भाई, ये बहुत चला हुआ शेयर है. 400 रुपए का भाव था इसका 2020 वाला. 350-400 चला करता था. ऑलमोस्ट 6-7 गुना हो गया है. तो लॉन्ग रन में जो 4 साल में जो पीछे रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है, तो और 4 साल मतलब 8 साल का एक एक्सटेंडेड रन ये दे पाएगा, ऐसा मुझे फिलहाल, जैसे मैंने बोला, प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है. नॉट दैट की प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाती है, बट प्रोबेबिलिटी है कि हाँ पैसे बनाएगा. बट वो प्रोबेबिलिटी जो पहले 70-80% थी कि भाई लोअर भाव पे, वो अब यहाँ पे 10-20% है कि भाई आपके पैसे यहाँ पे बाजार से ज्यादा बनेंगे. आउट परफॉर्मेंस, तो आउट परफॉर्मेंस आएगी, ऐसा 10-20% ही लगता है नेक्स्ट 2-3 साल में इसकी. मुझे लगता है ब्रॉडली एक बड़े दायरे में रहेगा. 1850 से लेके 2700 की मुझे एक रेंज दिख रही है. मुझे लगता है कि फिलहाल नेक्स्ट 3-6 महीने तो यही रेंज है, इसके बहुत बाहर नहीं जा पाएगा. तो अपसाइड में अगर इनको 2700 के आसपास के लेवल्स मिलते हैं तो मुझे लगता है कि दोबारा एक बार राय ले लें. अगर ब्रेकआउट नहीं हुआ तो थोड़ा मुनाफा बांध लेंगे तो कोई बुराई नहीं रहेगी. 2020 से 2021 तक, मतलब 1-1.5 साल में वो कोविड टाइम था, बहुत चला हुआ. बट अक्टूबर 2021 से आज तक ये कंसोलिडेट कर रहा है. वो हाई इसने दोबारा देखा नहीं, 2800-2900 रुपये वाला, और लगातार ये इसी 22-2300. तो क्या 4 साल का कंसोलिडेशन काफ़ी नहीं है? नहीं, बिल्कुल काफी है. इसीलिए तो मैंने बोला कि 1750 वाला जो एरिया है वो वहां पे एक बार ये चैलेंज होता है तो वहां पे इसके रिस्क बढ़िया हो जाते हैं. 1750 के आसपास डेफिनेटली, अगर उन एरियाज के आसपास बहुत छोटा स्टॉप लॉस रहेगा, इसको लेना बनेगा. तो अभी तो उस लेवल से बहुत दूर है और रेंज के मिडिल में, तो मैं इनको ना तो बेचने बोल सकता हूँ यहाँ से, ना तो लेने बोल सकता हूँ. तो मैंने इसीलिए बोला कि अगर उछाल आ जाए 2500-2700 वाला तो उसमें एक बार राय ले लें. नहीं तो 1750 आता है तो बढ़िया है, वहां पे थोड़ा ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं. उस केस में इनको 1680 के नीचे एक स्टॉप लॉस भी लगाना चाहिए जो नई क्वांटिटी लेंगे उस पर. ओके, तो गुरुराज जी, इसको आप होल्ड करिए. ये अभी एक रेंज ब्रेकआउट के नज़दीक है ये. अगर ये ऊपर ज़्यादा 2700 के आसपास, तब आप एक बार हम लोगों से तुरंत फिर पूछिएगा. अगर ब्रेकआउट है तो आप होल्ड करिएगा, अगर फॉल्स ब्रेकआउट है तो प्रॉफिट बुक करिएगा. लेकिन अभी इसको होल्ड करिए क्योंकि बहुत लंबा कंसोलिडेशन इसने ऑलरेडी देख लिया है. तो ये थी बात दीपक नाइट्राइट की. परसिस्टेंट सिस्टम खरीदेंगे क्या? 7% नीचे है आज. देखिए, जैसे निफ्टी आईटी का इस समय जो सेटअप्स हैं, कुछ स्टॉक्स तो बढ़िया चल रहे हैं, बट आई थिंक ओवरऑल निफ्टी आईटी इंडेक्स में भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा प्रेशर रहेगा. और आज इवेंट है, थोड़ा उसको सेटल हो जाने देते हैं, उसके बाद इस पे ध्यान लगाएंगे. बट इसके लंबे अवधि के एवरेज तकरीबन आई थिंक 3450 के आसपास कहीं इसके एवरेज आ रहे हैं लंबी अवधि के. आई थिंक 3450 के आसपास तो एक बार आएगा, वहां पे इसको फिर वॉच करेंगे कि क्या करना है. हिंदुस्तान कॉपर किस प्राइस पर बेच देना चाहिए? देखिए, प्रॉफिट बुक करने की बात अगर यहाँ करें तो आई थिंक काफी ओवरबॉट है, बट फिलहाल चल रहा है. तो मैं तो ये बोलूंगा कि अगर है किसी के पास तो फिलहाल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के सहारे उसको होल्ड करें. 340 के नीचे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं और होल्ड करें. किसी कारण से 340 तोड़ता है तो निकलें. और ऊपर में मुझे लगता है 420-430 के स्तर भी यहाँ पे नेक्स्ट 3-6 महीने में आ सकते हैं, क्योंकि उस तरह का मोमेंटम अभी स्टॉक ने पकड़ के रखा हुआ है. तेजी है भैया, कॉपर के दाम बहुत बढ़ गए हैं. 1000 रुपये किलो होने वाला है. नहीं, 1000 रुपये किलो नहीं है, क्विंटल होगा. एनीवे, कॉपर के दाम बहुत बढ़ रहे हैं. इसकी वजह से कॉपर की सारी कंपनियां, हिंदुस्तान कॉपर, हिंडाल्को, वेदांता, सब में एक बड़ी तेज़ी बनी है. अक्टूबर से ये एक रैली शुरू हुई है इन स्टॉक्स में, रुकने का नाम नहीं ले रही है. $4.5 से ऊपर कॉपर के प्राइस इंटरनेशनल मार्केट पे पहुंच चुके हैं. सरवेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, दर्शकों की मदद करने के लिए. अब आपको एक ज़रूरी सूचना बता दूं, कमोडिटी बाज़ार की तरफ लोगों का काफ़ी रुझान बढ़ रहा है. देखिए, अभी हमने कॉपर की बात भी की और पूरा मेटल स्टॉक्स चल रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली कमोडिटी में भी बहुत सारे लोग ट्रेड करना चाहते हैं. तो अगर आपको इसमें निवेश करना है लेकिन सही जानकारी, सही तरीका नहीं मिला, पता है आपको, तो ऐसे में आपकी मदद करने के लिए CNBC आवाज़ लेकर आया है अभी तक की सबसे
अनोखी पहल। देश विदेश के कमोडिटी बाजार के दिग्गजों से सीखिए कमोडिटी बाजार के गुर। सीखिए कैसे करते हैं बाजार में कमाई। जानिए एफओ और पोर्टफोलियो हेजिंग के फंडे। कैसे पहचानें बाजार के ट्रेंड्स, क्या है नए बाजार के डायनामिक्स और एडवांस टेक्निकल इंडिकेटर्स। कैसे पढ़ें और समझें चार्ट का पैटर्न। इन सब के अलावा भी बहुत कुछ होगा लाइव सेशन में और आपके सवालों के जवाब भी मिलेंगे। तो इस एक्सक्लूसिव वेबिनार का हिस्सा बनने के लिए अभी आप लॉग इन करिए www.hindi.cnbctv18.com/commodity-gurukul पर।